हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट मैं रीड करूंगी, देन एक्सप्लेन करूंगी। रेस्पिरेशन अकर्स इन टू फेजेस, नेमली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यहाँ पे बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन है वो दो फेजेस में होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मतलब पता है ना, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ब्रीद इन, और जब ब्रीद आउट करते हैं वो हमारा एक्सपिरेशन होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, thoracic cage enlarges and lungs expand so that air enters the lungs easily। यहाँ पे बताया गया है कि इंस्पिरेशन के समय जो हमारा thoracic cage है वो एनलार्ज होता है, साइज में बड़ा हो जाता है, लंग्स हमारा एनलार्ज हो जाता है, जो हमारा लंग्स है वो एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सो दैट जो एयर है वो लंग्स के अंदर इजीली एंटर कर सके। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन के समय क्या होता है, thoracic cage and lungs decreases in size and attains the pre-inspiratory position so that air leaves the lungs easily। और एक्सपिरेशन के समय क्या होता है, जो लंग्स हैं और thoracic cage उनका साइज कम हो जाता है, वो अपने नॉर्मल प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन में आ जाते हैं, सो दैट एयर जो है वो आसानी से लंग्स के बाहर निकल सके, लंग्स से बाहर जा सके। Then during normal quiet breathing, inspiration is the active process, expiration is the passive process। यहाँ बताया गया है कि ड्यूरिंग जो हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं उस समय जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी यूज होता है, तो एनर्जी यूज हो रहा है, तो इसलिए ये एक्टिव है। और एक्सपिरेशन में मसल्स रिलैक्स होते हैं ना, और उसमें रिलैक्स के लिए जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो कोई एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है, और जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो वो पैसिव। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एक्टिव, और जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रहा है, एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो पैसिव होता है प्रोसेस। जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, और इंस्पिरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी यूज होता है उसमें, इसलिए वो एक्टिव है। और एक्सपिरेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं होता। देन मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन दिया गया है। रेस्पिरेटरी मसल्स आर इंस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सपिरेटरी मसल्स। तो यहाँ बताया गया है कि रेस्पिरेटरी मसल्स में हमारा इंस्पिरेटरी टाइप का मसल्स होता है जो इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, और एक्सपिरेटरी मसल्स होते हैं जो हमें एक्सपिरेशन में, सांस छोड़ने में, एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। However, respiratory muscles are generally classified into two types. Respiratory muscles two types में classified है, primary और major respiratory muscles, which are responsible for change in size of thoracic cage during normal quiet breathing। फर्स्ट हमारा टाइप है प्राइमरी, और हम मेजर रेस्पिरेटरी मसल भी बोल सकते हैं, प्राइमरी मेजर रेस्पिरेटरी मसल, जो कि हमारे जो थोरेसिक केज है उसके साइज के चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं उस समय हमारा थोरेसिक केज के साइज में जो चेंजेस होता है उसके लिए हमारा जो मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स है रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सेकेंड दिया गया एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स दैट हेल्प प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यूरिंग फोर्स्ड रेस्पिरेशन। यहाँ पे बताया गया है कि सेकेंड हमारा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं जो कि हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फोर्स्ड रेस्पिरेशन। जब हम फोर्सफुल रेस्पिरेशन सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, फोर्सफुल वाला, वो उस समय जो हमारे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उन्हें हेल्प करते हैं। देन इंस्पिरेटरी मसल्स दिए गए, मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर नोन एज इंस्पिरेटरी मसल्स। तो बताया गया है कि मसल्स जो हमारे इंस्पिरेटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो इंस्पिरेटरी मसल्स होते हैं। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से वो दिया गया है। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स आर डायफ्राम,
विच इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व्स C3 to C5। याद रखना हमारा प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल कौन सा है, डायाफ्राम, जो कि फ्रेनिक नर्व से सप्लाई करता है C3 to C5 तक। ओके, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी, ठीक है, इंस्पिरेटरी का डायाफ्राम एंड जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये दोनों मसल्स हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स हैं। सो डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को हमारा इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करता है, जो कि T1 to T11 तक होता है, सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व T1 to T11। सो याद रखना प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है C3 to C5 एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करता है T1 to T11। देन उसके बाद एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स दिए गए हैं जो हेल्प करते हैं। प्राइमरी तो दो है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सेसरी मसल्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन में। सो एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से, स्टर्निक्लीडोमास्टॉइड, स्केलिन, एंटीरियर सेरेटाई, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला, पेक्टोरल्स। ये जो 5 मसल्स है, 5-6 मसल्स, स्टर्निक्लीडोमास्टॉइड, स्केलिन, एंटीरियर सेरेटाई, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला एंड पेक्टोरल्स, ये सब हमारे एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल हैं जो कि हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन में। देन एक्सपिरेटरी मसल्स दिए गए हैं। प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल्स कौन से, प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल्स आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा इनर्वेटेड होता है। एंड एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल कौन सा, एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल्स आर एब्डोमिनल मसल्स, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं वो हमारा एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल्स होता है। जो एब्डोमिनल मसल्स है वो हमारा एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल्स होता है। सो याद रखना प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल कौन सा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एंड एक्सेसरी कौन सा है, एब्डोमिनल मसल्स। देन मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक केज के बारे में दिया गया है। इंस्पिरेशन कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज। देन यहाँ पे बताया गया है कि इंस्पिरेशन के वजह से जो थोरेसिक केज है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। Thoracic cage enlarges because of increase in all diameters, anterior, posterior, transverse and vertical. So anterior, posterior and transverse diameter of thoracic cage are increased by elevation of ribs. Then यहाँ बताया गया है कि जो thoracic cage का जो diameter है वो anterior, posterior and जो transverse diameter है वो जब रिब्स एलिवेट होते हैं, ऊपर की तरफ मूव होते हैं, रिब्स का एलिवेशन होता है, तब उस समय ट्रांसवर्स एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर थोरेसिक केज का इंक्रीज होता है। और वर्टिकल डायमीटर कब इंक्रीज होता है, जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, डेसेंट ऑफ डायफ्राम। वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय डेसेंट ऑफ डायफ्राम। In general, change in the size of thoracic cavity occurs because of movements of 4 units of structure। और यहाँ पे बताया गया है कि जो thoracic cavity है उसका साइज चेंज होने के लिए जो 4 यहाँ पे जो 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उनके मूवमेंट्स होना ज़रूरी है। ये 4 स्ट्रक्चर्स के मूवमेंट से ही जो thoracic केज का साइज है वो इंक्रीज होता है, चेंज होता है। सो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है थोरेसिक लीड, सेकेंड अपर कोस्टल सीरीज, थर्ड लोअर कोस्टल सीरीज, फोर्थ डायफ्राम। सो फर्स्ट थोरेसिक लीड के बारे में पढ़ते हैं। थोरेसिक लीड इज फॉर्म्ड बाय मेनोब्रियम स्टर्नाई एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। आप लोग याद रखना जो थोरेसिक लीड है वो किससे फॉर्म हुआ है, मेनोब्रियम स्टर्नाई और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, जो रिब्स का फर्स्ट पेयर है उससे और मेनोब्रिया स्टर्नाई से, मेनोब्रियम स्टर्नाई। It is also called thoracic operculum.
और थोरेसिक लीड को हम थोरेसिक ओपर्कुलम भी बोल सकते हैं। मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक लीड इंक्रीजेज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। यहाँ पे बताया गया है कि जो थोरेसिक लीड है उसके मूवमेंट से जो हमारा थोरेसिक केज है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलिन मसल्स द फर्स्ट रिब्स मूव अपवर्ड टू अ मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और यहाँ पे बताया गया है कि स्केलिंग मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा फर्स्ट रिब्स है वो अप ऊपर की तरफ मूव होता है, जिसके वजह से हॉरिजॉन्टल, और जिसके वजह से जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है अपर थोरेसिक केज का वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट रिब मूव अपवर्ड टू मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दिस इंक्रीजेज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ अपर थोरेसिक केज। तो जब हमारा फर्स्ट रिब्स मूव होता है ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ जब मूव होता है, इसके वजह से जो हमारा अपर थोरेसिक केज है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है। देन सेकेंड स्ट्रक्चर अपर कोस्टल सीरीज के बारे में बताया गया है। अपर कोस्टल सीरीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेकेंड टू सिक्स्थ पेयर्स ऑफ रिब्स। सो अपर कोस्टल सीरीज हमारा सेकेंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ है। Movement of upper coastal series increases the anterior posterior and transverse diameter of the thoracic cage। और जब हमारा ये अपर कोस्टल सीरीज ऊपर की तरफ मूव होता है, जब अपर कोस्टल सीरीज में मूवमेंट होता है, इससे जो एंटीरियर पोस्टीरियर और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक केज का। मूवमेंट ऑफ अपर कोस्टल सीरीज इज टू टाइप्स। जो अपर कोस्टल सीरीज है उसमें टू टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट। सो फर्स्ट हम पंप हैंडल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉजेज एलिवेशन ऑफ these ribs and upward and forward movement of sternum। सो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके वजह से जो रिब्स हैं वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जो स्टर्नम है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव होता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पंप हैंडल मूवमेंट। इसे ही हम पंप हैंडल मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके वजह से जो हमारा रिब्स है वो एलिवेट हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव होता है अपवर्ड, एंड जो स्टर्नम है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव होता है। इसे ही इस मूवमेंट को ही हम पंप हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। It increases anterior posterior diameter of the thoracic cage। So pump handle movement में thoracic cage का anterior posterior diameter increase होता है anterior posterior diameter। Then second bucket handle movement के बारे में बताया गया। Simultaneously the central portion of these ribs arches of ribs move upward and outward to more horizontal position। So जब वो बकेट हैंडल मूवमेंट, जो हमारा पंप हैंडल मूवमेंट होता है, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है ना रिब्स का, वो भी ऊपर की तरफ मूव होता है और बाहर की तरफ मूव होता है मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये हमारा ये जो मूवमेंट है इसे हम बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या होता है, जो रिब्स का सेंट्रल पोर्शन है वो ऊपर की तरफ मूव होता है और बाहर की तरफ मूव होता है मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसी मूवमेंट को हम बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। एंड इट इंक्रीजेज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। बकेट हैंडल में जो थोरेसिक केज है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है। सो याद रखना, पंप हैंडल में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है रिब केज का, एंड बकेट हैंडल में ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है। देन थर्ड स्ट्रक्चर लोअर कोस्टल सीरीज। इसमें क्या होता है, लोअर कोस्टल सीरीज इंक्लूड 7th to 10th पेयर्स ऑफ रिब्स
सो हमारा जो लोअर कोस्टल सीरीज है वो 7th to 10th पेयर्स ऑफ रिब्स को मिलाकर बना हुआ है। Movement of lower coastal series increases the transverse diameter of thoracic cage by bucket handle movement। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोअर कोस्टल सीरीज है उसके मूवमेंट से जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इंक्रीज होता है थोरेसिक केज का बाय द बकेट हैंडल मूवमेंट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा बकेट हैंडल मूवमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे बताया गया बकेट हैंडल मूवमेंट का। बकेट हैंडल मूवमेंट के बारे में बताया गया है, लोअर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स ऑल्सो शो बकेट हैंडल मूवमेंट बाय स्विंगिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड। देन यहाँ पे बताया गया है कि जो लोअर कोस्टल सीरीज है ना, जो हमारे 7th to 10th पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर जो बना है हमारा लोअर कोस्टल सीरीज, वो भी बकेट हैंडल मूवमेंट शो करता है, दिखाता है बाय स्विंगिंग आउटवर्ड मूव होकर स्विंग करके, और अपवर्ड मूव होता स्विंग बाय स्विंगिंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्विंग होकर जो हमारा लोअर कोस्टल सीरीज है वो भी बकेट हैंडल मूवमेंट शो करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। देन 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हमें पता है। So 11th and 12th pairs of ribs are floating ribs. These ribs are not involved in changing the size of thoracic cage. So thoracic cage के size changing में जो 11th और 12th pairs of ribs है ना, उनका कोई involvement नहीं होता है, वो floating ribs हैं। Diaphragm, fourth structure, diaphragm. Movement of diaphragm increases the vertical diameter of thoracic cage। सो यहाँ पे बताया गया है कि जब डायफ्राम का मूवमेंट होता है, इससे वर्टिकल डायमीटर जो है थोरेसिक केज का वो इंक्रीज होता है। वर्टिकल खड़े में, हाँ, खड़े लाइक वर्टिकली जो डायमीटर होता है थोरेसिक केज का वो इंक्रीज होता है। नॉर्मली बिफोर इंस्पिरेशन द डायफ्राम इज डोम शेप विथ कॉन्वेक्सिटी फेसिंग अपवर्ड। इंस्पिरेशन से पहले जो डायफ्राम है वो डोम शेप का होता है। कॉन्वेक्सिटी होते हैं ना, जो प्रोट्रूडेड, जो प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है ना, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्वेक्सिटी। आई होप आप लोगों को कॉन्वेक्स मतलब पता होगा। जो प्रोट्रूडेड, जो प्रोजेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, जो बाहर की तरफ निकला आता है, जो शार्प वाला और प्रोजेक्शन पार्ट होता है डायफ्राम का, वो अपवर्ड की तरफ फेस किया होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर्स आर शॉर्टेन। देन यहाँ बताया गया है कि इंस्पिरेशन के समय कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जिसकी वजह से जो मसल फाइबर है वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, शॉर्टेंड हो जाते हैं। बट द सेंट्रल टेंडिनस पोर्शन इज ड्रॉन डाउनवर्ड सो द डायफ्राम इज फ्लैटेंड। But the central tendinous portion is drawn downward so the diaphragm is flattened। So यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन जो सेंट्रल टेंडिनस पोर्शन होता है, टेंडन वाला जो पोर्शन होता है मसल्स का, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचता है डायफ्राम को, सो दैट डायफ्राम फ्लैटेंड पोजीशन में आ जाए। और फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द रिब थोरेसिक केज। वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। सो जब डायफ्राम नीचे की तरफ होगा, फ्लैटनिंग पोजीशन में आएगा, सो ऑब्वियसली जो हमारा वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज होगा थोरेसिक केज का। सो इस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन और पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और आपको अगर किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। टेक्स्ट बुक और नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी, आप लोग वहाँ से मुझे DM कर सकते हैं।
सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना।